9 दिसंबर 2024 एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में एक कड़वे सच को दुनिया के सामने उजागर करने वाला बन गया। उस दिन देश के अलग अलग हिस्सों में एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में एक वीडियो और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो जैसे ही लोगों ने देखे मानो जमीन ही हिल गई। इसे देश की राष्ट्रपति, एक जज, कई वकील और एक मर्दों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एनजीओ को भी भेजा गया। इस वीडियो के सामने आते ही पूरे देश में एक गुस्से की लहर फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस वीडियो ने कई घावों को कुरेद दिया था जो लोग लंबे समय से महसूस कर रहे थे लेकिन उनको अनदेखा करते जा रहे थे। और ये वीडियो था अतुल सुभाष का, एक 34 साल का एआई इंजीनियर जिसने अपनी जान लेने से पहले अपनी दर्द भरी कहानी रिकॉर्ड की थी। वो कहानी जो एक सक्सेसफुल इंसान को कैसे तोड़ा जा सकता है ये दिखाने के लिए काफी थी। अतुल सुभाष बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में महारत हासिल की। जल्द ही उसे बेंगलुरु के एक बड़ी कंपनी में शानदार पैकेज पर एक नौकरी भी मिल गई। जिंदगी पटरी पर ही थी और 2019 में उसकी शादी होती है। एक मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी निकिता से मुलाकात हुई। लड़की के परिवार को अतुल पसंद आया और अतुल के परिवार को भी निकिता, और 26 अप्रैल 2019 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अतुल अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। पहली सालगिरह के पहले ही दोनों को एक बेटा भी हुआ, लेकिन खुशियों के इन दरवाजों के पीछे कड़वाहट के साए घिरने लगे थे। शुरुआत छोटी छोटी नोकझोंक से हुई जो हर पति पत्नी के बीच होती ही है, लेकिन अतुल की कहानी अलग थी। उसने अपनी वीडियो में बताया कि कैसे इन झगड़ों का हल निकालने की जगह समस्या को और बढ़ावा दिया गया। निकिता की मां जो अक्सर बेंगलुरु आती थी, उसने बेटी को अपने पति के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। अतुल ने महसूस किया कि अब वो एटीएम मशीन बनकर रह गया है। 2021 में निकिता के परिवार ने अतुल से 15 लाख रुपए की मांग की। ये पैसे एक बिजनेस के लिए बताए गए। अतुल ने रिश्ते बचाने की कोशिश में पैसे दे दिए, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद निकिता के परिवार ने 15 लाख रुपए की नई डिमांड रख दी। डिमांड का कारण भी कुछ स्टूपिड सा था। उनके पुराने घर के सामने एक तबेला था जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब उन्हें एक नया घर चाहिए था। जब अतुल ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो झगड़े और बढ़ गए। उसके बाद निकिता अपनी माँ और बेटे को लेकर जौनपुर वापस चली गई और वहां जाने के बाद भी वो पैसे मांगती रही। निकिता ने धमकी दी, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 2022 में जौनपुर की अदालत में निकिता ने अतुल पर दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अननेचुरल सेक्स और यहाँ तक कि अपने पिता की हत्या तक का मुकदमा दर्ज करवा दिया। इन झूठे आरोपों ने न सिर्फ अतुल को तोड़ दिया बल्कि उसके बूढ़े माता पिता और भाई को भी कानूनी शिकंजे में फंसा दिया। 2 साल में अतुल को 120 बार अदालत में पेश होना पड़ा। बेंगलुरु से जौनपुर का सफर हर तारीख पर उसके पैसे, समय और आत्मसम्मान को खत्म करता जा रहा था। 120 तारीखों में से तो आधा से ज्यादा बार उसे वजह ही नहीं पता थी। कभी वकीलों का हड़ताल, कभी जज का तबादला, कभी किसी वकील की शोक सभा। हर बार वो लौट आता खाली हाथ। एक प्राइवेट सेक्टर का इंजीनियर जिसे साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी, लेकिन 2 साल में उसे 60 बार जौनपुर आना जाना पड़ा। सोचिए, 23 छुट्टियों में से इतनी बार अगर किसी को बाहर भेजा जाए तो क्या कोई नौकरी बच सकती है? हर बार जज की कुर्सी खाली मिलती, हर बार उसकी उम्मीदें कुचल दी जाती। और फिर 302 का मुकदमा, एक मर्डर का आरोप। निकिता और उसके परिवार ने उस पर यह आरोप लगाया कि उसने दहेज के लिए 10 लाख रुपए मांगे, और इस डिमांड की वजह से निकिता के पिता को सदमा लग गया। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। एफआईआर में यही लिखा गया। अब मर्डर का मुकदमा भी लटक गया था अतुल के सर पर। एक ऐसा इल्जाम जिसने उसके बुजुर्ग माँ बाप को भी अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो निकिता खुद अपने बयानों पर फंस गई। उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में माना कि उसके पिता पिछले 10 सालों से दिल के मरीज थे। उनका इलाज दिल्ली के अस्पतालों में चल रहा था। वो डायबिटिक थे और कई पुरानी बीमारियों से जूझ रहे थे। कोर्ट ने कहा कि आपने ऐसा आरोप कैसे लगा दिया जिसका कोई आधार ही नहीं है। 302 तो हट गया, लेकिन बाकी मुकदमे चलते रहे। जब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचा तो निकिता के परिवार ने इसे अतुल के लिए एक नया पिंजरा बना दिया।
सोचिए, एक आदमी जो बेंगलुरु में नौकरी करता है और हर बार महीने के 8 बार कोर्ट में पेश हो रहा है। सुबह जौनपुर की अदालत, शाम बेंगलुरु का दफ्तर। क्या ये मुमकिन है? यह सिर्फ कोर्ट के दीवारों के अंदर की लड़ाई नहीं थी, ये अतुल के लिए एक मानसिक और शारीरिक शोषण भी था। निकिता और उसके परिवार ने केवल अतुल को ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप और उसके भाई पर भी केस ठोक दिए। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हर वो झूठा इल्जाम जिससे एक परिवार को जड़ से उखाड़ा जा सके। अब उनके बूढ़े माँ बाप जो बिहार में रहते थे वो भी जौनपुर के चक्कर काटने लगे थे। उनकी उम्र, उनका स्वास्थ्य, सब पर उनका असर पड़ रहा था। सोचने की बात यह है कि इल्जाम बेंगलुरु में टॉर्चर और मारपीट का था, लेकिन केस जौनपुर में दर्ज कराया गया। क्यों? क्योंकि निकिता और उसके परिवार को पता था कि बेंगलुरु में केस चलता तो अतुल उसे मैनेज कर लेता, लेकिन हर तारीख पर एक लंबा सफर, हर तारीख पर खर्चा, यही तो था असली मानसिक उत्पीड़न। अतुल ने अपनी वीडियो में बताया, जब मेरा बेटा सिर्फ 2 महीने का था तब उसे मुझसे छीन लिया गया। उसके बाद अगले 2 सालों तक उसने अपने बेटे को कभी नहीं देखा। हर तारीख पर निकिता अदालत में पेश होती, लेकिन बेटे को साथ लाने से इनकार कर देती। क्या ये एक पिता के दिल को छलनी करने के लिए काफी नहीं था? अतुल ने अपनी जान लेने से पहले उस वीडियो में उन लोगों के नाम लिए जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सबसे पहला नाम उनकी पत्नी निकिता या उनके परिवार का नहीं था, बल्कि फैमिली कोर्ट की महिला जज रीता कौशिक। ये वही जज थी जिसकी अदालत में अतुल ने हर बार इंसाफ की उम्मीद लेकर कदम रखा था, लेकिन हर बार जज ने नए नए आदेशों और तारीखों से मानसिक रूप से उसे तोड़ दिया था। उन नामों में एक नाम उनका पेशकार माधव का भी था। पेशकार माधव भी पैसे लेकर तारीखें जल्दी जल्दी लगाने का काम करता था। अदालत का वो कड़वा सच जो अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कोर्ट के काले सच को बेनकाब किया था। उसने बताया कि कैसे जज साहिबा की आंखों के सामने उनके पेशकार खुलेआम रिश्वत लेते थे। नई तारीख तय करनी हो, नई तारीख चाहिए हो या कोई केस कैंसिल करना हो, सबका रेट फिक्स था। तो ये रकम 500 से 1000 या उससे भी ज्यादा हो जाती थी। अतुल ने कहा कि जज साहिबा सब देखती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें मूंद रखी थी। यदि कोई बड़ा आसामी होता तो उसकी तारीखें उसके मुताबिक सेट कर दी जाती। और यही वजह है कि हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। रिश्वत दो और तारीख आगे बढ़ा लो, पैसे दो और केस को कटवा लो। टूटा हुआ सिस्टम और टूटता हुआ इंसान। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो दूर दराज के इलाकों से पेशी के लिए आते थे। छोटे छोटे शहरों में केस लिस्टिंग की सही जानकारी भी नहीं होती है। कोर्ट 10 बजे खुलता है, लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि सुनवाई लंच के बाद है। कभी पता चलता है कि जज साहब छुट्टी पर हैं। जो लोग एक दिन के लिए कोर्ट आते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और अतुल जैसा आदमी जो बेंगलुरु से जौनपुर आ रहा था, उसके लिए तो ये सब उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने वाला था। अतुल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बिना किसी सुनवाई के फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने एक दिन फैसला सुनाया। जब तक तलाक का फैसला नहीं हो जाता तब तक हर महीने 80,000 रुपए मेंटेनेंस के तौर पर अपनी पत्नी को दो। 80,000 रुपए, इनमें से 40,000 रुपए उस बच्चे के लिए जो सिर्फ 2 महीने का ही था। अतुल ने कहा, भारत की किसी भी अदालत ने इतने छोटे बच्चे के लिए इतने बड़े खर्चे का आदेश नहीं दिया होगा। अतुल ने फिर भी पैसे दिए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ शुरुआत थी। महंगाई बढ़ेगी, बच्चा बड़ा होगा, खर्चे और बढ़ेंगे। ये रकम अभी 80,000 है, फिर 1 लाख होगी, फिर 2 लाख। अगर मैं नौकरी खो दूं तो क्या होगा? अतुल ने वीडियो में बताया कि उसकी पत्नी निकिता ने एक दिन उसे धमकी दी थी, तुम सुसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे मरने के बाद भी हम तुम्हारे परिवार से पैसे ले लेंगे, वसीयत में हिस्सा तो मेरा रहेगा। ये बात अतुल के दिल पर वार कर गई। उसने महसूस किया कि जो पैसे वो अपनी पत्नी को दे रहा है, उन्हीं पैसों का इस्तेमाल उसके खिलाफ अदालतों में हो रहा है। मेरे ही पैसे मेरी ही जिंदगी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अतुल ने बेंगलुरु में अपने कमरे में बैठकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसके सामने लैपटॉप था, हेडफोन कानों में थे और उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और बेबसी झलक रही थी। 1 घंटे और 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी। उसमें उसने अपनी जिंदगी के हर पल को खोल कर रख दिया था। उसने बताया कि कैसे जज रीता कौशिक के पेशकार माधव ने रिश्वत लेकर अदालत को मजाक बना दिया था। कैसे निकिता के झूठे केसों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। कैसे उसके बुजुर्ग माँ बाप को हर बार अदालत के चक्कर लगाने पड़े। कैसे वो खुद हर महीने मेंटेनेंस के
पैसे दे रहा था, लेकिन उसे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अतुल ने 5 नाम लिए जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। रीता कौशिक, फैमिली कोर्ट की जज, नीता सिंघानिया उसकी पत्नी, निशा सिंघानिया निकिता की मां, अनुराग सिंघानिया निकिता का भाई, सुशील सिंघानिया निकिता का चाचा। उसके बाद उसने छठे नाम का जिक्र किया, पेशकार माधव। वीडियो के आखिरी हिस्से में उसने कहा, मुझे इस उम्र में अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैं खुद उनकी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। वीडियो खत्म करने के बाद उसने अपने परिवार को फोन किया, उसने आखिरी बार बात की और फिर खुद को इस जिंदगी के बोझ से मुक्त कर लिया। एक सवाल छोड़ गया अतुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। ये कहानी एक ऐसे सिस्टम की है जो न्याय देने के नाम पर इंसान को न्याय के लिए तरसने पर मजबूर कर देता है। ये कहानी उस समाज की है जो पुरुषों के दर्द को अनदेखा कर देता है। क्या अतुल की मौत हमें कुछ सिखाएगी? क्या अब भी रिश्वतखोरी और झूठे केसों का खेल चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में इंसाफ के मायने सिर्फ एक वर्ग तक ही सीमित रहेंगे? लेकिन उसकी आवाज आज भी गूंज रही है, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? मैं चाहता हूं कि मेरी 12 ख्वाहिशें पूरी की जाए। ये शब्द थे अतुल के उस आखिरी वीडियो में, जिसे रिकॉर्ड करते वक्त उसकी आंखों में दर्द था और आवाज में भारीपन था। वो चाहता था कि उसके मरने के बाद भी उसकी बात सुनी जाए, उसे इंसाफ मिले और उसके परिवार को कोई और दर्द ना सहना पड़े। आइए जानते हैं कि उसकी 12 आखिरी ख्वाहिशें क्या थी जो उसने अपनी मौत से पहले इस दुनिया से मांगी थी। अतुल की पहली ख्वाहिश थी कि उसके खिलाफ दर्ज 9 केस की सुनवाई लाइव स्ट्रीम हो। मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के बंद दरवाजों के पीछे मेरा सच छुपा दिया जाए, लोग ये देख सके कि कैसे झूठे आरोपों और फर्जी मुकदमों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो चाहता था कि हर आम इंसान यह समझे कि अदालतों में क्या हो रहा है। और उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि अतुल ने जो 23 पन्नों का नोट लिखा और 1 घंटे 21 मिनट 40 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि कोर्ट इसे एविडेंस के तौर पर माने। मैं अपनी बात कहने के लिए तो यहाँ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी ये रिकॉर्डिंग मेरी गवाही बनेगी। अतुल ने कहा कि जौनपुर की महिला जज रीता कौशिक और उसके पेशकार माधव ने उसका विश्वास तोड़ा। उन्होंने रिश्वत मांगी और मुझे एहसास हुआ कि इस कोर्ट में मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। वो चाहता था कि उसका केस जौनपुर से बेंगलुरु ट्रांसफर हो जाए ताकि एक निष्पक्ष सुनवाई हो सके। अतुल की चौथी ख्वाहिश थी कि उसका बेटा, जिसकी उम्र महज 2 साल की थी, उसकी पत्नी के पास ना रहे। वो मेरे बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती, मेरे माँ बाप ही उसे प्यार और सही परवरिश दे सकते हैं। वो चाहता था कि उसका भाई भी उसके बेटे के परवरिश में मदद करे। अतुल ने वीडियो में साफ कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को मेरे ससुराल वाले छू भी नहीं सकते। उसकी 5वीं ख्वाहिश थी कि उसकी पत्नी और उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी के पास भी न आने दिया जाए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी अस्थियों को किसी कोर्ट के गटर में बहा देना। ये उसकी गहरी नाराजगी थी उस सिस्टम से जिसने उसे बार बार हराया और अंत में मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। अतुल ने उन 6 लोगों का नाम लिया जिन्हें वो अपनी मौत का जिम्मेदार मानता था। अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो मेरी मौत व्यर्थ होगी। अतुल की 8वीं ख्वाहिश थी कि उसके माँ बाप को झूठे मुकदमों में न घसीटा जाए। मैं मर गया तो क्या, मेरे माँ बाप को चैन से जीने दिया जाए। उसकी 9वीं ख्वाहिश थी कि उसके गुनहगारों से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। मेरे मरने के बाद भी अदालत को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अतुल को डर था कि उसकी पत्नी झूठे केस वापस लेकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। उसकी 10वीं ख्वाहिश थी कि ऐसा नहीं होने दिया जाए जब तक उसकी पत्नी खुद अदालत में जाकर ये न माने कि उसने ही झूठे मुकदमे दर्ज किए थे। अतुल जानता था कि उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी बेटे को लेकर अदालत आएगी ताकि सहानुभूति बटोरी जा सके। जब 2 साल में उसने अपने बेटे को एक बार भी कोर्ट नहीं लाया तो अब क्यों? अगर मेरे माँ बाप अदालत के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाए और इच्छा मृत्यु की मांग करे तो उन्हें ये हक दे दिया जाए। उसने कहा कि अगर ऐसा हालत बनता है तो इस देश की न्यायपालिका की सबसे बड़ी हार होगी और अगर इंसाफ न मिले तो मेरे जैसे हर पति को औपचारिक रूप से मार डालो। अतुल ने अपने आखिरी दिनों को भी डिटेल में प्लान किया था और कोई भी चीज उसने किस्मत के संयोग पर नहीं छोड़ी। उसने अपने फैसले को महीने पहले ही तय कर लिया था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सरकारी प्रक्रियाओं में
तेरी लगती है। उसने हर चीज की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए 32 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट जिसका हेडलाइन था फाइनल टास्क बिफोर मुक्ति, यानी कि मुक्ति से पहले के आखिरी काम। वो लिस्ट उसने खुद दीवार पर चिपकाई ताकि एक भी काम अधूरा न रहे, और जब पुलिस वहां पहुंचे तो उन्हें सब सबूत अपने सामने दिखाई दे। अतुल ने अपने आखिरी 32 कामों को 3 हिस्सों में बांटा। बिफोर लास्ट डे यानी कि आखिरी दिन से पहले का काम, दूसरा लास्ट डे यानी कि आखिरी दिन के काम, और तीसरा एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट यानी कि आखिरी क्षणों के काम। हर काम को डिटेल में लिखा गया और जैसे जैसे वो काम पूरे होते गए उस पर डन या फिर टिक मार्क कर देता था। उसकी लिस्ट का पहला टास्क था इनिशिएट द प्रिपरेशंस, यानी कि तैयारियां शुरू करो। 8 दिसंबर को उसने बिफोर लास्ट डे के 8 काम पूरे किए। पहला काम डॉक्यूमेंट्स को पैक करना। उसने अपने लीगल पेपर्स, बैंक डिटेल्स, एफडी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर पैक कर दिया। दूसरा काम सारे कोर्ट में मुकदमों से जुड़े कागजात को इकट्ठा किया और उन्हें संभाल कर रख दिया। तीसरा काम ऑफिस के काम निपटाना। वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी पूरी करना चाहता था ताकि उसके काम का किसी को नुकसान ना हो। चौथा काम कम्युनिकेशन इकट्ठा करना। उसने अपने पुराने मेल्स, खत और चैट्स का रिकॉर्ड संभाल कर रख लिया। पांचवा काम डेटा का बैकअप लेना। उसने अपनी सभी वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स का बैकअप लिया ताकि बाद में कुछ डिलीट ना हो जाए। छठवां काम छोटे काम निपटाना। छोटे छोटे पैकिंग का काम भी खत्म किया, जैसे कि घर की चीजों को व्यवस्थित करना। अपने बचे हुए पैसे सुरक्षित जगह पर रखे ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके। आठवां टास्क को टिक करना। जैसे जैसे काम पूरे हुए उसने सभी टास्क को टिक किया। उसने अपने बिफोर लास्ट डे के सारे काम पूरे कर लिए थे। और अब आया 9 दिसंबर यानी कि लास्ट डे के 10 काम। 9 दिसंबर यानी कि वो दिन जब अतुल अपनी जिंदगी का आखिरी दिन जी रहा था। उसने अपने लास्ट डे के सभी 10 कामों को पूरे कर दिए। पैसों को चुकाना। उसने अपने घर के मेड, कुक और बाकी लोगों के सभी पैसे चुका दिए। डॉक्यूमेंट से स्कैन करना। उसने अपने सभी इंपॉर्टेंट कागजात को स्कैन किया और उन्हें अपलोड किया। तीसरा काम आखिरी मेल तैयार करना। उसने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मेल को ड्राफ्ट किया। नोट की कॉपी को बैकअप में रखना। उसने अपने 23 पन्नों का वो नोट बैकअप के तौर पर अपलोड किया ताकि किसी तकनीकी खराबी से ये बर्बाद ना हो जाए। पांचवा काम फंदा तैयार करना। उसने अपने मौत के लिए फंदा भी बनाया। छठवां काम फोन को अनलॉक करना। उसने अपने फिंगरप्रिंट और फेस लॉक हटा दिया ताकि पुलिस आसानी से उसका फोन चेक कर सके। सातवां काम वीडियो अपलोड करना। उसने 1 घंटे 21 मिनट और 46 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आठवां काम उसने अपने माँ बाप और भाई को आखिरी बार मैसेज किया। नौवां काम अटैचमेंट्स को चेक करना। उसने सभी फाइल्स और अटैचमेंट्स को दोबारा चेक किया। 10वां काम मेल भेजना। उसने राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मर्दों के हक के लिए लड़ने वाली एक एनजीओ को भी मेल भेजा। एग्जीक्यूट लास्ट मोमेंट्स। आखिरी के क्षणों में जो उसने 9 दिसंबर की रात को पूरे किए, उसमें से पहला काम था 108 बार शिव का जाप करना। नंबर 2 कमरे की खिड़कियां खोलना और दरवाजा बंद करना। नंबर 3 बाथरूम जाना और नहाना। नंबर 4 नोट को टेबल पर रखना। नंबर 5 चाबी को फ्रिज के ऊपर रखना। नंबर 6 वीडियो को अंतिम बार लाइव करना। नंबर 7 सभी मेल्स का बैकअप लेना। नंबर 8 सारे दस्तावेजों को अरेंज करना। नंबर 9 आखिरी बार प्रार्थना करना। और उसके बाद उसने अपना फाइनल काम किया। अतुल ने अपनी 32 पॉइंट्स की लिस्ट में हर एक टास्क को टिक किया। सिर्फ 33वां टास्क यानी अपनी जान देना उसने लिखा ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसके मरने के बाद, क्योंकि उसे पता था कि जो टास्क पर वो टिक ही नहीं लगा सकता उसे लिख कर क्या फायदा। अतुल के मौत के बाद उसका भाई और उसकी माँ अस्थियां लेकर बिहार लौटे। रिपोर्टर्स ने पूछा क्या आप उसकी आखिरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। भाई ने कहा हम इन अस्थियों को संभाल कर रखेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। पर अगला सवाल ये था कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो, पर इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। अतुल ने लिखा था और अपनी वीडियो में भी कहा था कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो उसकी अस्थियां गटर में बहा दी जाए। अब सवाल यह है कि क्या उनका परिवार इस असहनीय आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगा? क्या
क्या फिर से सिस्टम की धीमी रफ्तार एक और मृत आत्मा को न्याय दिलाने से वंचित कर देगी? क्या इंसाफ होगा या एक और कहानी बनकर रह जाएगी? अतुल की 32 कामों की लिस्ट तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, क्या मेरे जाने के बाद ये सिस्टम बदल पाएगा? क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतुल की नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जो सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गया। ये पूरी कहानी थी अतुल की, जो उसने खुद अपने मुंह से बयां की। लेकिन आज के हालात ये है कि निकिता और उसका परिवार भी पुलिस के कब्जे में है, और अब जब पूरा केस मीडिया के नजरों में है, तब हम इस बात की उम्मीद तो कर सकते हैं कि अब कम से कम जो न्याय प्रक्रिया है वो एक निष्पक्ष तरीके से फेयरली, बिना भ्रष्टाचार के आगे बढ़ेगी। और क्या है इस केस की पूरी कहानी, ये तो दोनों पक्ष को सुनकर और उनकी जांच से ही पता चल सकती है। खैर, आगे जो भी होगा, देश की न्यायपालिका जो भी फैसला लेगी, हमें उसका इंतजार रहेगा, और आगे की जो भी कहानी होगी वो भी आप तक लाने की मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।